विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग 5वां चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, इतिहास का। इसके पहले हम लोग जो आपका फर्स्ट किताब था, पहला किताब था, उस पहला किताब का 4 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। और ये दूसरा जो सेकेंड बुक है, दूसरा जो बुक है इतिहास का, उसका पहला चैप्टर कहिए या शुरू से जब जोड़िएगा तो ये 5वां चैप्टर होगा। ठीक है। अब ये जो 5वां चैप्टर है, इसका नाम है यात्रियों के नजरिए से। अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत में जो भी यात्री आए, जो लोग भी घूमने के उद्देश्य से या भारत को देखने के उद्देश्य से आए, जिन लोगों ने भी आए, यानी जो यात्री आए, उन्होंने अपने नज़र से, अपने आँख से क्या क्या चीज़ देखा, क्या क्या चीज़ समझा, उसी के बारे में उन्होंने लिखा। और वही सब इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला जो क्लास है यात्रियों के नज़रिए से, अब इसमें पहला जो बात आती है यात्रियों के नज़रिए से, वो बात यह है कि जो लोग यात्रा करते हैं या मानव द्वारा जो यात्रा किया जाता है, मानव द्वारा जो यात्रा किया जाता है, तो यात्रा करने का क्या कारण होता है, यानी कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसके चलते आदमी एक जगह से दूसरा जगह जाता है। ठीक है, उसी को यात्रा कहा जाता है। तो यात्रा करने का पूर्व समय में और आज के समय में दोनों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यात्रा करने का कुछ न कुछ कारण होता है। और पहले जो कारण था यात्रा करने का उसमें पहला कारण था कार्य की तलाश में। जो लोग थे उसमें, वे लोग कार्य की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसके चलते उन्हें यात्रा करना पड़ता था। फिर प्राकृतिक आपदाओं के चलते, हो सकता है कि जहां वह रह रहे थे वहां पे किसी प्रकार का बाढ़, भूकंप, सुनामी या अधिक ठंड या अधिक गर्मी पड़ती हो, जिसके चलते उन्हें यात्रा करना पड़ता होगा या करनी पड़ी। ठीक ना, तो हमारा हो गया दूसरा प्राकृतिक आपदाओं के चलते। फिर आपका तीसरा जो कारण है यह है व्यापारिक कारण। व्यापारिक कारण का मतलब कि जब आप व्यापारिक संबंधी कार्य करेंगे, यानी कोई चीज की आप बिक्री करेंगे, कोई चीज बेचना चाहेंगे, तो आप एक निश्चित क्षेत्र में उस चीज की अधिक मात्रा बेच नहीं पाएंगे। तो तब क्या होगा, तब इस स्थिति में आपको इस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर यात्रा करके जाना होगा और वहां भी अपने सामान को बेचना होगा। तो तीसरा कारण यह भी था कि व्यापारिक कारणों से भी यात्री कार्य करते थे, यात्रा करते थे या लोग यात्रा करते थे। फिर आपका सैनिक के रूप में, कुछ लोग सैनिक थे और जब युद्ध की संभावना होती थी या युद्ध करना होता था, तभी सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर युद्ध करते थे। ठीक ना, तो सैनिक भी क्या थे, सैनिक भी यात्रा करते थे। और फिर आपका आता है पुरोहित के रूप में। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पुरोहित थे और उन्हें भी यात्रा करनी पड़ती थी। तो यात्रा करने के कारण पुरोहित भी था। पुरोहित कहने का सेंस कि आप लोग मौर्य साम्राज्य में देखे थे कि उसमें हुआ था कि अशोक ने अलग अलग पुरोहित को जो है नियुक्त किया था और अलग अलग क्षेत्र पर उनको भेजा गया था। तो उस तरह से जो पुरोहित लोग होते हैं उन्हें भी यात्रा करनी पड़ती है। फिर तीर्थ यात्रियों के रूप में, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तीर्थ यात्री होते हैं। तो तीर्थ यात्री के रूप में भी लोगों द्वारा यात्रा किया जाता है। और आपका अंत है साहसिक यात्राएं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने बल, पौरुष, शक्ति, ताकत को दिखाने के संबंध में भी यात्रा करते हैं। कुछ लोगों का शौक होता है कि हम अधिक से अधिक स्थान, जगह, देश घूम सकें, इस संबंध में लोग यात्रा करते हैं। यानी हमने बात किया कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा मानव को यात्रा करना पड़ता है, मानव को यात्रा करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे 5-6 पॉइंट डिस्कस किया। यही कुछ कारण है जिसके चलते मानव एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है। चलिए, मैं समझता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई है। अब बात करते हैं कि यात्रा में कौन कौन सी समस्या आती हैं। जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो यात्रा में कौन कौन सी समस्या आती है, ध्यान दीजिएगा। पहला समस्या है लंबा समय।
जब पूर्व के समय में कोई व्यक्ति यात्रा करता था तो होता क्या था, उसमें कोई सवारी नहीं होती थी, उसमें कोई सवारी नहीं होती थी। और जब सवारी नहीं होती थी तो लोग जो है पैदल यात्रा करते थे। कैसे यात्रा करते थे? पैदल यात्रा करते थे। और जब आप पैदल यात्रा कीजिएगा तो आपको लंबा समय लगने लगेगा, यात्रा में लंबा समय लगेगा, ठीक ना। तो यात्रा करने में समस्या पहले क्या थी? पहली समस्या थी कि लंबा समय लगता था। जैसे मान लीजिए आपको 200-300 किलोमीटर जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तब आपको 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, हो सकता है 2 महीना। और मान लीजिए आपने ठान लिया है कि हम पूरी भारत का भ्रमण करेंगे और कोई सवारी आपके पास नहीं है, तो उस स्थिति में आपको साल भी लग सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यात्रा करने में उस समय सबसे बड़ी समस्या थी, लंबा समय लग जाता था, यानी ज्यादा समय लग जाता था, ठीक ना। फिर सुविधाओं का अभाव था उसमें, यानी यात्रा करने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं थी। सुविधा के सेंस में कह सकते हैं कि लोगों के पास पर्याप्त सवारी नहीं थे यात्रा करने के लिए कि वो लोग जल्दी से यात्रा कर सके। दूसरी बात, उनके पास धन संपत्ति यह भी चीज नहीं था कि उनके जो है पास ज्यादा पैसा हो, ठीक ना। तो सुविधाओं का अभाव था, ठीक है। फिर कह सकते हैं कि समुद्री लुटेरे का भी भय था। अगला जो समस्या है, समुद्री लुटेरे। जैसे मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हो और उस रास्ते पे बहुत सारे चोर बदमाश ऐसे हों जो आपके पास जो भी धन संपत्ति, रुपया पैसा, सोना चांदी हो, उसको भी इन चोरों बदमाशों के द्वारा छीन लिया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि समुद्री लुटेरों का भी भय रहता था उसमें। फिर यात्रा करने में एक प्राकृतिक आपदा भी बहुत बड़ी समस्या होती थी कि मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं, उसी दौरान बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या तेज गर्मी बढ़ गई, या ज्यादा ठंड पड़ने लगा, या हो सकता है कि सुनामी, आंधी आ जाए। तो प्राकृतिक आपदा भी एक बहुत बड़ी समस्या थी यात्रा में, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय जो है, पहले समय में यात्रा करने में ज्यादा समय लगता था, ज्यादा दिन लग जाते थे। तो संभावना थी कि कोई प्राकृतिक आपदा का सामना न करना पड़ जाए। और फिर अब की आती थी बीमारी। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि यात्रा कर रहे हैं, चूंकि पैदल यात्रा करना होता था, तो बहुत अधिक चांस था, बहुत अधिक संभावना थी कि लोगों की तबीयत खराब होने का, क्योंकि पैदल यात्रा करने में ये संभावना बनती है, ठीक ना। तो बीमारी भी एक बहुत बड़ी समस्या थी यात्रा करने में। और लास्ट था रास्ता भटकने का भय। यानी जब यात्रा आप कर रहे हैं तो आज के समय में जिस प्रकार से गूगल मैप है, आदमी 1 सेकंड में सर्च कर लेता है कि इस जगह से उस जगह हमको जाना है, तो गूगल मैप आपको रास्ता दिखा देता है। लेकिन ऐसी सुविधा पहले नहीं थी। पहले लोग अपने अनुभव से यात्रा करते थे, जिसके चलते यह संभावना होती थी बहुत सारे लोग यात्रा को भटक जाते थे। और जब यात्रा एक बार भटक गए तो जल्दी उनको सही रास्ता मिल पाना काफी मुश्किल होती थी, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि यात्रा करने में रास्ता भटकना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने यात्रा करने में समस्याओं को देखा। अब हम बात करते हैं कि जब यात्रा किया गया तो यात्रा वृत्तांत को लिखने का क्या कारण था, ठीक है। यात्रा वृत्तांत लिखने का क्या कारण था, ध्यान दीजिएगा। अब यात्रा वृत्तांत के लिखने के अगर हम कारण देखें तो पहला कारण था भौतिक परिवेश में भिन्नता। जैसे मान लीजिए कि आप आए नेपाल से, आप नेपाल से आए और आप चले गए कहाँ पे, आगरा, आगरा गए, या मुंबई चले गए, या कोई भी भारत के बड़े शहर चले गए। तो आप क्या करेंगे, आप नेपाल में देखेंगे कि कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, कुछ अच्छे रोड नहीं है, ज़्यादा जो समतल भूमि नहीं है, ज़्यादा कारखाने नहीं है। लेकिन जब आप नेपाल से भारत में आएंगे, भारत के आगरा में, मुंबई में, दिल्ली में जाएंगे, तब आप देखेंगे कि भारत के मुंबई, महाराष्ट्र जो है, दिल्ली, ये ऐसे जगह है जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग है, जहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, जहाँ पे अच्छी खासी रोड बनी हुई है, जहाँ पर जो है भवनों का चमक दमक है। तब क्या करेंगे, तब आप भौतिक परिवेश में तुलना करेंगे, भिन्नता करेंगे।
तो यात्रा वृत्तांत लिखने का कारण यह भी था कि लोग यात्रा जब करते थे तो भौतिक परिवेश में भिन्नता को दर्शाते थे कि इस जगह पे ऐसा था, उस जगह पे वैसा था। ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है प्रथाओं में भिन्नता, यानी यात्रा जब लोग करते थे तो यात्रा वृत्तांत इसलिए लिखा जाता था कि लोग एक जगह की, एक स्थान की जो प्रथा थी उस प्रथा को दूसरे प्रथा के साथ तुलना करके देखते थे या उस प्रथा के बारे में दूसरे को बताने का प्रयास करते थे, इसलिए यात्रा वृत्तांत लिखा जाता था। और फिर बात करें कि आस्था तथा व्यवहार से भिन्नता, जैसे जहाँ पे आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ के लोग किस देवी देवता का पूजा करते हैं, किस तरह से उनका रहन सहन है, कैसे उनकी खान पान है और किस तरह से उनकी बोलचाल है, ठीक है ना। तो उनके आस्था और व्यवहार में भिन्नता को दर्शाने के लिए भी, दिखाने के लिए भी यात्रा वृत्तांत लिखा जाता था। अब हम बार बार बात करें यात्रा वृत्तांत, तो आप लोग सोच रहे हैं कि यात्रा वृत्तांत होता क्या है। समझिए, यात्रा वृत्तांत का मतलब कि जब आप यात्रा कर रहे होते हैं, जब आप यात्रा कर रहे होते हैं, किसी जगह पर आप जाते हैं, तो वहां पे आपने जो जो भी चीज देखा, जो जो भी चीज आपको अच्छी लगी, उसके बारे में जब आप लिखते हैं, उसके बारे में जब आप लिखते हैं तो उसी को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। यानी यात्रा के दौरान आपने क्या क्या देखा और उसके देखने के बाद उसके बारे में जो लिखे वही आपका यात्रा वृत्तांत हो गया। तो यात्रा वृत्तांत में 3 संबंध में लिखा गया यात्रा वृत्तांत। पहला भौतिक परिवेश को दिखाने के लिए, दूसरा प्रथाओं में भिन्नता को दिखाने के लिए और तीसरा आस्था एवं व्यवहार को दिखाने के लिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें कि यात्रा वृत्तांत की विषय वस्तु क्या थे और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए कह रहा कि यात्रा वृत्तांत की विषय वस्तु क्या थी। तो जब आदमी यात्रा करता था तो उस यात्रा के दौरान जो वृत्तांत लिखा जाता था उसमें विवरण होते थे। क्या होते थे? विवरण। यानी जो चीज आपने देखा, जैसे आप आगरा गए, ताजमहल को देखें, तो ताजमहल के बारे में अपना विवरण आप लिखेंगे कि ताजमहल कितने जो है उनके, उसके कितने पिलर थे, किस रंग का था, कितनी जो है जगह पर फैला हुआ है, किस शहर, किस नदी के किनारे है, तो उसके बारे में जो लिखेंगे वह विवरण कहलाएगा। तो यात्रा वृत्तांत में विवरण को लिखा जाता था, ठीक है ना। और यात्रा वृत्तांत होता क्या था, तो यात्रा के दौरान यात्री द्वारा लिखे गए विवरण, यानी जब यात्री जो है यात्रा कर रहा होता है और यात्रा के दौरान उसने जो जो भी चीज देखा उसी के बारे में लिखता है, तो उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं, ठीक ना। अब यात्रा वृत्तांत में लिखा क्या क्या चीज जाता था, तो दरबार की गतिविधियों से संबंधित बातें, जैसे आपने यात्रा किया, किसी राजा के दरबार में चले गए, तो उस राजा के दरबार के बारे में भी यात्रा वृत्तांत में लिखा जाता था कि राजा के दरबार में कौन राजा था, उसकी कितनी रानी थी, उसके कौन पुत्र थे, कितने सैनिक थे, कितने घोड़े हाथी, कितने उनके पास सोने चांदी जवाहरात होते थे, इन सभी बारे में भी यात्रा वृत्तांत में लिखा जाता था। फिर धार्मिक विषय से संबंधित, यानी धार्मिक चीजों के बारे में भी यात्रा वृत्तांत में लिखा जाता था कि किसी पार्टिकुलर जगह पर कौन से धर्म के मानने वाले लोग थे, किस देवी देवता की वहां पर पूजा की जाती थी, यह भी यात्रा वृत्तांत में लिखा जाता था। फिर बात करें स्थापत्य से संबंधित बातें, तो यात्रा के दौरान यह भी लिखा जाता था कि स्थापत्य से संबंधित बातें कि जैसे इस जगह पे किस चीज की स्थापना किया गया और किसने उसको स्थापित किया, ठीक है, और किस चीज की स्थापना हुई है, ठीक ना। तो इसके बारे में भी यात्रा वृत्तांत में लिखा जाता है। फिर बात करें स्मारकों से संबंधित, यानी कोई स्मारक बनवा दिया गया, मूर्ति बनवा दी गई, किसी की जो है चित्रकला बनवा दिया गया, तो इससे संबंधित भी यात्रा वृत्तांत में लिखा जाता था। इन सभी के बारे में यात्रा वृत्तांत में लिखा जाता था। अब समझिए कि जो अभी तक हम लोग यात्रा यात्रा जो जप रहे हैं, तो आखिर यात्रा किया किसने था। तो भारत की यात्रा करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, उसमें 3 जो है व्यक्ति प्रमुख हुए भारत की यात्रा करने वाले में। उसमें सबसे पहले था आपका अल बिरूनी, जो उज्बेकिस्तान से आया था। फिर आपका था इब्न बतूता और तीसरा था आपका फ्रांस वर्नियर।
तो फ्रांसवा बर्नियर, ये 3 लोग ऐसे हुए जो भारत की यात्रा किए और भारत को अपने नजर से देखा, अपने आंखों से देखा, और आंखों से देखने के बाद भारत के बारे में उन्होंने अपने अपने हिसाब से लिखा। तो इनको कहा गया भारत की यात्री, यानी इन्होंने भारत की यात्रा किया था। अब चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अल बिरूनी के बारे में। तो ये है आपके अल बिरूनी। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब समझिए कि ये जो अल बिरूनी थे, इनका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में, ठीक है। और इनका जन्म हुआ कहाँ पे था, तो उज्बेकिस्तान में, और उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म के खीवा प्रदेश में। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म के खीवा प्रदेश में अल बिरूनी का जन्म हुआ था। और वह जो ख्वारिज़म जो जगह था, उस समय अल बिरूनी के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किस चीज का प्रमुख केंद्र था, तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अल बिरूनी जो है अनेकों भाषा का ज्ञानी था, वो बहुत सारे भाषा को जानता था। क्योंकि इसलिए भाषा जानता था क्योंकि जहां का वो रहने वाला था, वह जगह शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यह फायदा अल बिरूनी को मिला, और अल बिरूनी जो था वह बहुत बड़ी जो भाषा का ज्ञानी बन गया। और वह मुख्य रूप से अरबी जानता था, फारसी जानता था, सीरियाई, संस्कृत और हिब्रू भाषा उसको आते थे, ठीक ना। यानी वह बहुत सारे भाषाओं का जानकार था। अब अल बिरूनी जो है 1017 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अब हुआ क्या कि जो महमूद गजनवी था, उसने फारस पर आक्रमण किया, और फारस पर आक्रमण करने के बाद उसने किया क्या, तो वहाँ के जितने भी कवि थे, लेखक थे या विद्वान लोग थे, उन सभी को उसने बंदी बना लिया और बंदी बनाकर भारत ले आया। गजनवी जो था, महमूद गजनवी, उन सभी को बंदी बनाकर भारत ले आया। और उन्हीं बंदी में से जो लोग बंदी बने थे, उसी में से अल बिरूनी एक था। उन्हीं बंदी लोगों में से अल बिरूनी एक था। और अल बिरूनी क्या हुआ, महमूद गजनवी का जो है बंदी बनकर भारत आया, और भारत में लगभग 70 साल तक रहा, ठीक है। अब जब ये 70 साल तक रहा, तो शुरुआत में जब ये भारत आया था, तो महमूद गजनवी का चूंकि कैदी बन के या बंदी बनकर आया था, तो इसको शुरू में कैद करके रखा गया था अल बिरूनी को। लेकिन कुछ समय बीता तो महमूद गजनवी को लगा कि नहीं, ये कैदी लायक नहीं है, कुछ जो है ज्ञानी टाइप लग रहा है, कुछ कवि टाइप लग रहा है, कुछ ज्ञान इसके पास है, तो हम लोग इसके पास जो ज्ञान है इसका प्रयोग करें, ठीक ना। तो उसने क्या किया, अल बिरूनी को कैद से मुक्त किया। और कैद से मुक्त करने के बाद जो है अल बिरूनी महमूद गजनवी के यहाँ ही रहना शुरू किया। और फिर उसने भारत को बिल्कुल अपने नजदीक से देखा, भारत को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा, समझा। और फिर उन्होंने यानी अल बिरूनी ने जो अनुभव किया, उस अनुभव को एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम था किताब उल हिंद, ठीक ना। किताब उल हिंद में उसने भारत के बारे में लिखा। अब भारत के बारे में उसने किताब उल हिंद में क्या लिखा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो समझिएगा कि किताब उल हिंद जो पुस्तक था, उसमें कुल 80 अध्याय थे, 80 चैप्टर थे। और इस 80 चैप्टर जो था वह बिल्कुल सरल भाषा में थे। किस भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा, बिल्कुल आसान, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सके, ठीक ना। सभी अध्याय एक प्रश्न के साथ शुरू होता है। यानी अल बिरूनी ने जितने भी अध्याय लिखे, यानी 80 अध्याय जो लिखे, वह 80 अध्याय जो था वह एक प्रश्न के साथ शुरू होता था। हर अध्याय एक प्रश्न के साथ शुरू होता था, और उस प्रश्न का जो उत्तर था वह भारत के आधार पर दिया जाता था, या भारत की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को देखकर उस प्रश्न का उत्तर दिया जाता था कि भारत में किसी चीज की स्थिति कैसी है। जैसे मान लीजिए अल बिरूनी ने किसी चैप्टर में अगर यह लिखा कि भारत में दास व्यवस्था के बारे में लिखा, तो भारत में पहले उसने दास व्यवस्था को देखा होगा,
और फिर बताया होगा कि भारत में दास व्यवस्था जो थी वो अच्छी नहीं थी, उसमें लोगों को जबरदस्ती दास बनाया जाता था, उनसे जबरदस्ती काम कराए जाते थे, जबकि ये अच्छा बात नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि अल बिरूनी ने जो किताब उल हिंद जो पुस्तक लिखी उसमें 80 अध्याय जो लिखा, सभी अध्याय में जो है अध्याय प्रश्न के साथ शुरू होता था और उस प्रश्न का जो उत्तर था भारत की व्यवस्था के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर दिया जाता था, ठीक ना। अब अंत में अन्य संस्कृति से तुलना भी की जाती थी और जब अल बिरूनी अपना चैप्टर लिखता था तो क्वेश्चन लिखता था, उसके बाद फिर उसका उत्तर भारत के संबंध में देता था, भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, और फिर भारत की अर्थव्यवस्था का दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ तुलना होती थी। क्या होती थी? तुलना होती थी कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोई चीज कैसा है और दूसरी जगह की अर्थव्यवस्था में वही चीज किस तरह की है, ठीक ना। अब कहा जा रहा है कि किताब उल हिंद में भारतीय संस्कृति, भाषा, कला, त्यौहार तथा मूर्ति कला का जिक्र है। ध्यान रखिएगा, किताब उल हिंद में किस चीज का जिक्र है? तो भारतीय संस्कृति का जिक्र है, पहली बात, भाषा का जिक्र है, कला का जिक्र है, त्यौहार का जिक्र है और मूर्ति कला का जिक्र है। इस किताब उल हिंद में धर्म, दर्शन, दंत कथाएं का मतलब कि जो अभी कुछ समय पहले 10 वर्ष 15 वर्ष पहले दादा दादी जो है रात को छोटे बच्चों को, अपने नाती पोता को कथाएं सुनाते थे राजा रानी की, उन्हें दंत कथाएं कहा जाता है। तो किताब उल हिंद में धर्म, दर्शन और दंत कथाएं व चिकित्सा का भी जिक्र किया गया है, ठीक ना। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं कि किताब उल हिंद में और कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया है, ठीक ना। अब देखिए, किताब उल हिंद में जो है किस चीज का जिक्र किया गया है? तो अल बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना फारस की जाति व्यवस्था से की। यानी अल बिरूनी ने क्या लिखा? अल बिरूनी ने भारत में जो जाति व्यवस्था देखा, उस जाति व्यवस्था का फारस की जाति व्यवस्था से तुलना कर दिया कि भारत में जाति व्यवस्था कैसी थी और फारस में जाति व्यवस्था कैसी थी, ठीक ना। और अल बिरूनी ने अपने किताब उल हिंद पुस्तक में लिखा कि भारतीय जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। उसने डायरेक्ट लिखा अपने पुस्तक में कि भारतीय जाति व्यवस्था को ब्राह्मणों ने बनाई और इसमें ब्राह्मणों ने 4 वर्ण बनाए। कितने वर्ण? तो 4 वर्ण बनाए, जिसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य और अंत में शूद्र आते थे, ठीक ना। और फिर कहा अल बिरूनी ने कि व्यक्ति के वर्ण का जो निर्धारण होता था या व्यक्ति के जो जाति का निर्धारण होता था वह जन्म के आधार पर किया जाता था। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर किया जाता था। और अल बिरूनी ने यह भी लिखा कि भारत में सबसे ऊपर ब्राह्मण थे। जो जाति व्यवस्था थी भारत में या वर्ण व्यवस्था जो भारत में थी, उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य और अंत में शूद्र आते थे। और इस बात को अल बिरूनी ने साफ साफ लिखा कि भारत में जो जाति व्यवस्था थी उसे ब्राह्मणों ने बनाया और ब्राह्मणों ने जो है सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और अंत में शूद्र को रखा। और उसने यह भी कहा कि ये जो शूद्र थे उनको सबसे नीचे रखा गया और यह कहा गया कि शूद्र क्या करेंगे? तीनों जो वर्ण व्यवस्था है उनका ये क्या करेंगे? तो सेवा करेंगे। इस बात को डायरेक्ट उसने अपने पुस्तक किताब उल हिंद में लिखा था, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि फारस की जो व्यवस्था थी। अभी तो हम लोग बात किए कि किताब उल हिंद में हमने बात किया कि भारत की जातीय व्यवस्था कैसी थी। अब हम देखते हैं कि फारस में जातीय व्यवस्था कैसी थी। अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि मुख्य रूप से 4 वर्ण थे। कहां पर? फारस में मुख्य रूप से 4 वर्ण थे। यानी हम देखें तो भारत में भी 4 वर्ण थे और फारस में भी 4 वर्ण थे। फारस में कौन कौन वर्ण थे? तो घुड़सवार और शासक वर्ग, ये पहला था। यानी वह वर्ग जो घोड़े पे सवार रहता है, यानी
जो लोग घोड़े की सवारी करते हैं और जो लोग शासन करते हैं, राज चलाने का काम करते हैं, उनकी एक जाति थी फारस में। फिर भिक्षु और पुरोहित, ठीक ना, भिक्षु और पुरोहित चिकित्सक, यानी जो लोग भिक्षा मांगते थे भिक्षुक थे, और जो पुरोहित चिकित्सक थे यानी जो चिकित्सा का काम करते थे, इलाज का काम करते थे, इनकी भी एक अपनी वर्ण व्यवस्था होती थी, जाति व्यवस्था होती थी। दूसरा हो गया। और फिर तीसरा था वैज्ञानिक कृषक, यानी वे लोग जो किसानी का काम करते थे, कृषक थे, उन्हें वैज्ञानिक कहा गया था। और चौथा था शिल्पकार, यानी जो लोग कुछ बनाने का काम करते थे, जैसे शिल्पकार वगैरह हो गया। तो फारस में ये चार जो है क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी। और इन चार वर्ण व्यवस्था में कहा गया था कि ये जो वर्ण व्यवस्था था, इसका निर्धारण जो है काम के आधार पर होता था। कैसे होता था? काम के आधार पर। लेकिन वहीं भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी, उसका निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। कैसा होता था? तो जन्म के आधार पर होता था, ठीक है ना। तो इस तरह से अल बिरूनी ने क्या किया, फारस और भारत के संबंध में जाति व्यवस्था की तुलना कर दी। अब हम बात करते हैं कि अल बिरूनी की जो है अपना विचार क्या था। इसके विचार को भी हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब कहा जा रहा है कि अल बिरूनी के जो है ये विचार था कि जातिगत व्यवस्था हर जगह थी। अल बिरूनी ने कहा कि जातिगत व्यवस्था हर जगह थी, चाहे वह भारत हो चाहे वह फारस हो। परंतु भारत में जो जातिगत व्यवस्था थी या जो जाति व्यवस्था थी, वो अत्यंत कठोर था। क्या था? अत्यंत कठोर था और भेदभावपूर्ण था। कैसे भेदभावपूर्ण था? तो भारत में जो जाति व्यवस्था थी या वर्ण व्यवस्था थी, उसमें कहा गया था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेंगे, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य और अंत में शूद्र होंगे। ये तो हो गया भेदभाव, ताकि आप शूद्र हैं तो शूद्र में रहेगा। और ये भी कहा गया था कि लोगों का या जो व्यक्ति होंगे उनके जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होगा, जन्म के आधार पर होगा। और इसके बाद आप जानते हैं कि जो शूद्र थे उनको यह कहा गया था कि शूद्र जाति के लोग बाकी 3 वर्णों का सेवा करेंगे, यानी क्षत्रिय, वैश्य और जो आपका ब्राह्मण थे, इन तीनों का सेवा करेंगे। कौन करेगा? तो शूद्र करेंगे। तो क्या हो गया, यानी शूद्रों के साथ भारत में जो है भेदभाव किया गया, उनके साथ क्या किया गया, तो कठोर व्यवस्था उनके साथ अपनाई गई, ठीक है। इसलिए अल बिरूनी ने कहा था कि भारत में जो जाति व्यवस्था थी वह कठोर था और भेदभावपूर्ण थी, ठीक ना। इसने यह भी कहा था कि ब्राह्मण के अस्पृश्यता, यानी ब्राह्मणों के जो छुआछूत को पूर्णतः इसने गलत बताया। यानी ब्राह्मण मानते थे कि छुआछूत होता है, और ब्राह्मणों ने छुआछूत को माना भी। कैसे माना? तो आपने पढ़ा होगा चंडालों के बारे में, तो कहा गया था कि जो चंडाल होते हैं उनका कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, उनका कोई वर्ण नहीं है, बल्कि चंडाल लोग जो है अपने जीवन यापन कैसे करेंगे, तो उनका काम था शव को उठाना, शव को जलाना, यानी जो शरीर मृत पड़ गया है उसको उठाना, उसको जलाना। और उनका जो कपड़ा लत्ता रहेगा, इसी शव पे जो कपड़ा जो उड़ाया गया रहता है, उसी कपड़े से ये लोग अपने तन को ढकते थे। इन जो चंडाल थे, इन्हें रात में गांव में आने की अनुमति नहीं थी, और जब भी ये चंडाल गांव में आते थे तो इन्हें आने से पहले करताल करनी पड़ती थी। तो ये सारी जो व्यवस्था थी, इसमें कहीं ना कहीं छुआछूत नजर जरूर आता था, ठीक ना। और ऐसा माना जाता था कि चंडालों से अपने शरीर को टच नहीं कराना है, जो है स्पर्श नहीं कराना है, वरना ये पाप माना जाता था, वरना ये पाप माना जाता था। ऐसे भारत की वर्ण व्यवस्था में बातें कही गई थी ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक ना। तो ये इस बात को जो है अल बिरूनी ने गलत बताया था। अल बिरूनी के अनुसार किसी को जन्म के आधार पर अपवित्र नहीं माना जा सकता। अल बिरूनी ने कहा स्पष्ट रूप से कि कोई जो व्यक्ति है उसको जन्म के आधार पर हम अपवित्र नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो चीज अपवित्र होती है वह पवित्र बनने का बिल्कुल प्रयास करती है। यानी हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो आगे चलकर नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल पढ़ सकता है, बस उसको अवसर मिलने चाहिए।
तो इसी बात को अलबेरुनी ने कहा था कि जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को अपवित्र कहना या उसको अपवित्र मानना यह गलत है, क्योंकि अपवित्र चीज भी पवित्र बनने का प्रयास कर सकती है। यह जो है विचार था अलबेरुनी का। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि एक आपका अलबेरुनी के संबंध में आपकी सारी बातें समझ में आई है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका आज ये पहला भाग है इसका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट भाग में अलबेरुनी ये आपका इब्न बतूता के बारे में जिक्र करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बिल्कुल जो है आप क्लास के साथ जुड़े रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।